हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लासों को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि निगमनीय लेखांकन इसको कहते हैं। ये क्लास नंबर जो है वो हम लोगों की 6 रहने वाली है। और इसमें हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अंतिम खाते, जिसे फाइनल अकाउंटिंग कहते हैं। जो फाइनल अकाउंटिंग है हम लोग उनकी बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उनको आप लोग जरूर देखें, ठीक है। पार्ट 2 में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मतलब कि कुछ क्या, मैंने कहा था कि हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू प्रकार के जो है एमसीक्यू टाइप के रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर रखा है तो आप लोग सब्सक्राइब ही करके रखें, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बिहार एस्टेट ही नहीं और भी एग्जामों की तैयारी यहाँ पर कराने वाला हूँ। कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग कर रहे हैं तैयारी तो मेरे लायक जो भी तैयारी होगी, जो भी करने को होगा, मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, क्लास नंबर ये 6 रहने वाली है। और क्लास नंबर 6 में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। तो हम लोग उनको एक एक करके 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ बातें जो मुझे बतानी है आप लोगों को, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि जब बोनस अंश, अब बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं, जब बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं मतलब इशू किए जाते हैं, तो कौन सा खाता हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो कौन सा खाता हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये बात पूछी गई है कि कौन सा खाता हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, सबसे पहले हम लोग बात याद कर रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे कि बोनस अंश क्या होते हैं। अब मान लो बोनस अंश पूछे जाते हैं तो एक लाइन में हम लोग बात करते हैं बोनस अंश के बारे में। बोनस अंश क्या होते हैं, बोनस अंश के बारे में। अब बोनस अंश क्या होते हैं, तो जब कोई कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को निःशुल्क या फिर अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त या फिर अतिरिक्त अंश जो है अंश आवंटित करती है, अंश आवंटित करती है तो ऐसे अंशों को क्या कहते हैं, तो ऐसे अंशों को बोनस अंश कहते हैं। तो ऐसे अंशों को क्या कहते हैं, तो ऐसे अंशों को बोनस अंश कहते हैं। तो ऐसे अंशों को क्या कहते हैं तो ऐसे अंशों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे अंशों को बोनस अंश कहते हैं। तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब बोनस अंश के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है कि बोनस अंश क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रायः जो बोनस अंश हैं, प्रायः बोनस अंश अंशधारियों द्वारा धारण किए हुए अंशों के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं। और अगर हम लोग एंट्री की बात करते हैं, बोनस अंश की एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, जो बात मुद्दे की है, तो वो बात है कि जो बोनस अंश है उनकी एंट्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बोनस अंश की प्रविष्टि। अब बोनस अंश की प्रविष्टि, तो देखो भाई, हम लोग बोनस अंश किस प्रकार से, मतलब कि कौन कौन से प्रकार से कहाँ से जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बोनस अंश की एंट्री में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहाँ से, तो सबसे पहले एंट्री क्या डलती है, तो यहाँ पर डलती है कि
कैपिटल रिडम्पशन, अगर हम लोग कैपिटल रिडम्पशन से करते हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर हम लोग कैपिटल रिडम्पशन से करते हैं, अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यहाँ पर डेबिट करेंगे। अगर हम लोग P&L से करते हैं या फिर हम लोग जर्नल रिजर्व से करते हैं, या फिर हम लोग जर्नल रिजर्व से करते हैं, तो ये सभी खाते डेबिट करेंगे। तो सभी अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, सभी अकाउंट होंगे हमारे डेबिट। या फिर अगर हम लोग कैपिटल रिडम्पशन से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं, या फिर जनरल रिजर्व से करते हैं, तो इन सभी केसों में ये जो अकाउंट है इसको डेबिट करेंगे। और 2 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 में हम लोग लिखेंगे कि बोनस अंश, बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं तो कौन सा जो खाता है वो हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो कौन सा खाता हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा खाता क्रेडिट है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर बोनस अंश जो खाता है, बोनस शेयर होल्डर्स अकाउंट, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सामान्य संचय खाता को तो हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। प्रतिभूति प्रीमियम से अगर करते हैं तो इसको भी डेबिट करते हैं, ठीक है। अंश पूंजी खाता को हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंशधारियों को बोनस खाता को क्रेडिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग जब करते हैं तो अंशधारियों का बोनस खाता को क्रेडिट करेंगे और इन खातों को हम लोग डेबिट कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसी करेगा सवाल पर कि हम लोग बोनस अंश किससे जारी करते हैं। तो इतनी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है। तो आज आप मतलब अच्छी लगती है तो पहले आप लोग बताइए कि इस प्रकार से जो मेरे द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो आप लोगों को अच्छा लगता है। अब बोनस अंशों के अगर स्रोत की बात करते हैं तो देखो मैं डिटेल में यहाँ पर जो बातें हैं वो कुछ बातें ही आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो अगर और डिटेल पढ़ना है, जैसे कंपनी लॉ आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग बता दीजिए। कंपनी लॉ में एक एक बात आप लोगों को बतानी पड़ेगी हमको। इस प्रकार से मैंने सारी बातें वहाँ पर बताई हैं। तो अगर आप लोग दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि कंपनी बोनस अंश के स्रोत, मतलब कि जो कंपनी के बोनस अंश के स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 स्रोत क्या है, तो नंबर 1 स्रोत है प्रतिभूति प्रीमियम से। प्रतिभूति जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, ठीक, प्रतिभूति प्रीमियम से रुपए निकाल सकते हैं हम लोग, प्रतिभूति प्रीमियम से रुपए निकाल सकते हैं, मतलब बोनस अंश यहाँ से जारी कर सकते हैं। दूसरा जो है पूंजी शोधन संचय से जारी कर सकते हैं, पूंजी शोधन संचय से जारी कर सकते हैं। लाभ हानि खाते से कर सकते हैं, लाभ हानि खाते से कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं, तो और कर सकते हैं यहाँ पर सामान्य संचय से कर सकते हैं। तो ये इनके स्रोत हैं, सामान्य संचय से कर सकते हैं, तो ये इनके स्रोत हैं। तो बोनस अंश अगर निर्गमित करने की बात आती है कि बोनस अंश कहाँ से किस प्रकार से निर्गमित किए जा सकते हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि ये उनके स्रोत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, तो लाभ हानि विवरण से बिल्कुल किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय से बिल्कुल किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य संचय से, तो इससे भी किए जा सकते हैं, और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। और मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि बोनस अंश जो स्रोत हैं इसके, तो प्रतिभूति प्रीमियम से, पूंजी शोधन से, और लाभ हानि विवरण से, और सामान्य संचय से इसको जारी कर सकते हैं।
तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, या इसको हम लोग इस बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए कि ये क्या है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो डिटेल कराने को मैं इस प्रकार से डिटेल बहुत गहराई में आप लोगों को एक एक बात बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लोगों का समय थोड़ा सा एग्जाम नज़दीक है। 5 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे और 11 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को ये जो रिवीजन, जैसे मान लो हम लोग रिवीजन करते हैं तो इस प्रकार से रिवीजन अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप लोगों ने कमेंट किया है तो इसीलिए मैंने इस प्रकार से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है, देखो अब संचालक की बात आती है। जैसे मान लो संचालक एक होता है, एक पूर्णकालिक संचालक होता है, ठीक है, प्रबंध संचालक जिसे कहते हैं, पूर्णकालिक संचालक को प्रबंध संचालक भी कहते हैं। तो ये एक टॉपिक है, एक लेसन है इसका, ये एक तरीके से ये एक पार्ट है पूर्णकालिक संचालक। अगर हम लोग इसको बताएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। पूर्णकालिक संचालक क्या होता है, प्रबंधक क्या होता है, तो वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पूछा है कि कंपनी में पूर्णकालिक संचालक होने पर अन्य संचालकों के पारिश्रमिक की दर क्या होगी, तो यहाँ पर दर क्या होगी। अगर पूर्णकालिक संचालक होता है तो यहाँ पर दर क्या होती है, और अगर पूर्णकालिक संचालक नहीं होता है तो दर क्या होगी, मतलब मैक्सिमम दर क्या होती है। तो अगर पूर्णकालिक संचालक होता है, जिसे प्रबंध संचालक भी कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रबंध संचालक कहते हैं। जब कराऊंगा तो पूरी डिटेल कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर बात आती है कि कंपनी में पूर्णकालिक संचालक होने पर अन्य संचालकों का पारिश्रमिक की दर क्या होगी। तो यहाँ पर बात आती है 3% होगी, 4% होगी, 11% होगी, या फिर 5% होगी। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि होता क्या है, प्रबंधक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं प्रबंधक की ही थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि समझ लेते हैं। अब प्रबंधक क्या होता है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रबंधक का तात्पर्य है, प्रबंधक का तात्पर्य, प्रबंधक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति से है जो संचालक मंडल, जो संचालक मंडल के निरीक्षण, संचालक मंडल के निरीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशानुसार निर्देशानुसार मतलब उनके अनुसार, निर्देशानुसार कंपनी का पूर्ण अथवा वस्तुतः प्रबंध करता है, उसे प्रबंधक कहते हैं। तो ये बात जो है प्रबंधक के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि प्रबंधक का मतलब यहाँ पर एक बार में हम लोगों को समझ में आ गया कि प्रबंधक का यहाँ पर क्या मतलब है। अब बात आती है कि प्रबंधक के जो अन्य शर्तें हैं, प्रबंधक के संबंध में अन्य व्यवस्थाएं क्या हैं, तो इनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बात आती है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नहीं लिख पाएगा तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं कि प्रबंधक के संबंध में अन्य व्यवस्थाएं, मतलब कि प्रबंधक के अगर होता है या नहीं होता है तो इसके संबंध में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रबंधक के
संबंध में अन्य विशेषताएं या अन्य व्यवस्थाएं। अब वो अन्य व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहली व्यवस्था क्या है? पहली व्यवस्था है कि उसकी आयु, मतलब किसकी? प्रबंधक की। तो उसकी आयु 21 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? ठीक है, दूसरी बात क्या है कि उसका पारिश्रमिक पूर्णकालिक संचालक ना होने पर उसका पारिश्रमिक पूर्णकालिक संचालक ना होने पर 5% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर होता है तो वो 3% है। ठीक है, इस बात को तो याद रख ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी व्यवस्था क्या है? तो संचालक द्वारा पद के हस्तांतरण पर रोक है। संचालक द्वारा पद के हस्तांतरण पर रोक है। पद के हस्तांतरण पर रोक, ठीक है, पद के हस्तांतरण पर रोक है। और तीसरी व्यवस्था क्या है? चौथी व्यवस्था क्या है कि प्रबंध संचालक एक ही समय में 5 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। है। तो इसमें जो बातें हैं आप लोग कहेंगे कि इन बातों का क्या मतलब है? तो देखो, उसकी आयु 21 से 70 के मध्य होनी चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 5% और 3% का। 3% का कब है? जब पूर्णकालिक संचालक होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो हम लोगों को 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। संचालक पद द्वारा हस्तांतरण की बात आती है, और नेक्स्ट ये बात भी पूछी गई है कि 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल इसका नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने बताई हैं आप लोगों को। तो ये बातें जो हैं, इन बातों को याद रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी के पूर्णकालिक संचालक ना होने पर अन्य संचालकों को पारिश्रमिक दिया जा सकता है। 3% दिया जा सकता है, 5% दिया जा सकता है, 11% या 10%। तो 5% मैक्सिमम है, तो इतना तो हम लोग दे ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो ये देखो, मैंने डिटेल आज अभी मैंने जो इतनी व्यवस्थाएं जो बताई हैं आप लोगों को, तो देखो एक एक बात को मैंने आप लोगों को यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं चारों की डिटेल यहाँ पर कराई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर करना है तो आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं क्लासें तो आप लोग बता दीजिए, हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोनस अंश निर्गमित करके लाभों का पूंजीकरण करने की स्थिति में जो खाता क्रेडिट किया जाता है वह है। तो यहाँ पर मैंने जो एंट्री बताई है आप लोगों को, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो मैंने एंट्री बताई है, तो यहाँ पर बोनस अंश की पहली प्रविष्टि है। अब यहाँ पर दूसरी प्रविष्टि की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बात कर लेता हूँ कि व्हेन
यहाँ पर बात करते हैं व्हेन बोनस शेयर इशू, जब इशू करने होते हैं तो दो एंट्री डाली जाती है। एक एंट्री तो वो डाली जाती है कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और एक एंट्री डाली जाती है जब इशू कर दिए जाते हैं तो यहाँ पर दो एंट्री डाली जाती हैं। तो एक एंट्री ये भी डाली जाती है, क्या एंट्री डाली जाती है कि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो पूछी गई है, हमसे पूछा क्या गया सवाल में कि बोनस अंश निर्गमित करके लाभों का पूंजीकरण करने की स्थिति में कौन सा खाता हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो कौन सा खाता क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर बात आती है शेयर कैपिटल की, मतलब पूंजी खाते को, अंश पूंजी खाते को। किस पूंजी खाते को, तो अंश पूंजी खाते को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट की बात आती है। किसकी बात आती है, तो यहाँ पर जो बात आती है तो अंश पूंजी खाते की बात आती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है अंश पूंजी खाता, तो मैं ऑप्शन भी आप लोगों को, देखो इस प्रकार से मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल फैक्टेबल, बिल्कुल सही है। तो ये एंट्री आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, इस एंट्री को याद रखना। तो यहाँ पर जब हम लोग बोनस शेयर इशू करते हैं तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री हम लोग डालते हैं क्योंकि जो पाने वाला होता है वो हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि रूल पड़े होंगे जर्नल में। तो जो व्यक्तिगत खाता होता है तो यहाँ पर बात आती है तो जो पाने वाला होता है उसे क्रेडिट करते हैं और जो देने वाला होता है उसे धनी करते हैं। तो ये एंट्री मैंने बताई हुई है, जर्नल एंट्री अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग पढ़िए जाके, ठीक है। मैंने क्लासें भी ली हुई हैं, ठीक है, एक एक बात आप लोगों को बताई हुई है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने बिल्कुल जनरल एंट्री पढ़ी होगी, क्यों नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। इंटर में पढ़ते हैं हम लोग, बीकॉम में पढ़ते हैं, एमकॉम में पढ़ते हैं, तो इन सभी में हम लोगों ने एंट्रियाँ ही पढ़ी हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो फैक्ट का क्वेश्चन है इसको हम लोगों को याद रखना है कि एक कंपनी रजिस्ट्रार की सहमति से अपने वित्तीय वर्ष की अवधि को बढ़ा सकती है। तो कितना बढ़ा सकती है, 15 माह तक बढ़ा सकती है, 18 माह बढ़ा सकती है, 19 माह तक बढ़ा सकती है, या फिर 20 माह तक बढ़ा सकती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक कंपनी रजिस्ट्रार की सहमति से अपने वित्तीय वर्ष की अवधि को बढ़ा सकती है। तो कितने माह तक बढ़ा सकती है, तो 18 माह तक बढ़ा सकती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक पूर्णकालिक संचालक का अधिकतम पारिश्रमिक हो सकता है। अधिकतम पारिश्रमिक एक पूर्णकालिक संचालक का पूछा गया है। तो 4% होता है, 5% तक हो सकता है, 10% तक हो सकता है, या फिर 11% तक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक पूर्णकालिक संचालक का अधिकतम पारिश्रमिक हो सकता है तो कितना प्रतिशत तक हो सकता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक पूर्णकालिक संचालक का अधिकतम पारिश्रमिक जो हो सकता है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने आप लोगों को 5% पढ़ा है, लेकिन वो हम लोगों का अलग केस में है कि जब पूर्णकालिक संचालक को नहीं होते हैं तो अन्य संचालकों को कितना पारिश्रमिक दिया जा सकता है, तो 5% तक दिया जा सकता है। और अगर पूर्णकालिक संचालक होते हैं तो 3% तक दिया जाता है। तो ये बातें जो है हो सकता है आप लोगों को पता हो, मानता हूँ, लेकिन मैंने भी आप लोगों को बता दी है तो आप लोगों को नुकसान नहीं करेंगी। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात है तो उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्वेट समता अंश कहते हैं। स्वेट समता अंश क्या होते हैं, तो स्वेट समता अंश के बारे में भी मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताऊंगा। स्वेट समता अंश, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कुछ बातें ही आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। अब क्या बातें हैं वो,
यहाँ पर जो बात है कि जो इन्हें बोलते हैं प्रस्वेद, प्रस्वेद, प्रस्वेद साधारण अंश, प्रस्वेद साधारण अंश का तात्पर्य, कंपनी द्वारा, नकदी, कंपनी द्वारा नकदी के अतिरिक्त, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल, के बदले कर्मचारियों या संचालकों को अंश आवंटित करने से है, आवंटित करने से है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर स्वेट का अर्थ अगर पूछा जाता है तो स्वेट का मतलब होता है यहाँ पर पसीना। क्या मतलब होता है स्वेट का? यहाँ पर पसीना। ठीक है, मतलब कि जो मेहनत करते हैं उनको हम लोग बात करते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है स्वेट का मतलब होता है पसीना से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रस्तावित साधारण अंश का तात्पर्य कंपनी द्वारा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले कर्मचारियों या संचालकों को अंश आवंटित करने से है। इसमें क्या होता है, यह अंश उन्हें तकनीकी जानकारी या बौद्धिक संपत्ति अधिकार उपलब्ध कराने का मूल्य परिवर्तन आदि के लिए आवंटित किए जाते हैं। तो एक तरीके से मेहनत के संबंध में होते हैं। तो स्वेट समता अंश के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि नए समता अंशों को कहते हैं या फिर पूर्व में निर्गमित श्रेणी के समता अंशों को कहते हैं या फिर बट्टे पर निर्गमित अंशों को इसमें कहते हैं। तो प्रस्तावित साधारण अंश का तात्पर्य कंपनी के द्वारा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले कर्मचारियों को अंश आवंटित करने से है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि पूर्व में निर्गमित श्रेणी के समता अंशों को हम लोग इसमें बात आती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल भी मैं साथ ही साथ में आप लोगों को बताते चलता हूँ। ठीक है, डिटेल भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी मैं आप लोगों पर यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट लाभांश कहते हैं। स्क्रिप्ट जो लाभांश है इसे किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट, मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बोनस को कहते हैं या फिर अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाकर बोनस भुगतान को कहते हैं या फिर लाभांश को कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी को कहते हैं। तो स्क्रिप्ट लाभांश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग पूछते हैं लाभांश के बारे में, लाभांश क्या होता है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मैं हो सकता है आप लोगों को ये बातें अच्छी ना लगती हो, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा क्योंकि मुझे साथ ही साथ में डिटेल भी आप लोगों को बतानी है। अब लाभांश के बारे में जानते तो होंगे, ये बात तो मालूम है, लेकिन मेरे द्वारा भी सुन लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लाभांश का अर्थ, ठीक है, अब लाभांश का अर्थ क्या है इसको भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि लाभांश का अर्थ लाभ का अंश, लाभांश का अर्थ, लाभांश का अर्थ जो है, लाभांश का अर्थ है
लाभ का अंश अर्थात हिस्सा। किसका हिस्सा? लाभ का हिस्सा। तो यहां पर लाभांश के अर्थ के बारे में समझ में आया होगा कि लाभांश का अर्थ है लाभ का हिस्सा। तो लाभांश को भी समझ गए। लाभांश की देखो अंतरिम लाभांश क्या होता है, तो ये भी बातें मुझे बतानी है, लेकिन डिटेल कराएंगे तब आप लोगों को ये भी बातें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाभांश के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा ही है लेकिन आप लोगों के काम का है। ठीक है, तो किसका हिस्सा होता है, तो ये बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट लाभांश किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है कि लाभांश को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्क्रिप्ट लाभांश, तो हम लोग लाभांश को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर ये भी फैक्ट का क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा हम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है कि कंपनी अधिनियम 1999 के संशोधन के अनुसार 1999 के संशोधन के अनुसार धारा 78 में अंश शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। अंश शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है समता अंश से, ऋण पत्र से, प्रतिभूतियों से या फिर स्वेट समता अंशों से। तो कंपनी अधिनियम 1999 के संशोधन के अनुसार धारा 78 में हो सकता है ये क्वेश्चन ना भी पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं और कंपनी लॉ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 1999 के संशोधन के अनुसार धारा 78 में अंश शब्द को प्रतिस्थापित किया गया था प्रतिभूति शब्द से, सिक्योरिटी से। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि ब्लू चिप अंशों से तात्पर्य। अब ब्लू चिप अंशों से क्या तात्पर्य है, ब्लू चिप के बारे में समझ लेते हैं। ब्लू चिप अंश क्या होते हैं या ब्लू चिप कंपनी क्या होती है। तो ब्लू चिप कंपनी का अर्थ, ठीक है, अब ब्लू चिप कंपनी का अर्थ क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक ऐसी स्थापित कंपनी, एक ऐसी स्थापित कंपनी है जिसकी एक बड़ी कैप, कॉमा स्थिर प्रतिष्ठा या फिर कई वर्षों की वृद्धि, कई वर्षों की लाभ की वृद्धि की बात करते हैं, कई वर्षों की वृद्धि और सफलता और बिजनेस दुनिया में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट एवं सेवाएं, मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट एवं सेवाएं देने वाली कंपनी।
देने वाली कंपनी ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। तो इनके जो अंश हैं तो इनके अंश भी ब्लू चिप कंपनी के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लू चिप्स जो अंशों से आपसे पूछा है तो वे अंश जो स्कंद विपणी में सूचीबद्ध हों बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार की गारंटी हो बिल्कुल गलत है। वे अंश जिन पर ऊंची दर से लाभ चुकाया जाता हो, क्योंकि कंपनी कैसी है, अच्छा लाभ कमाती है, तो जो कंपनी पर अच्छा लाभ मिलेगा तो ऊंची दर से लाभ को चुकाया जाता हो। तो इसका राइट आंसर है ये ब्लू चिप अंश होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया है इसको भी आप लोगों को याद रखना है, तो क्योंकि ये भी आप लोगों के काम की चीज़ है। तो पता नहीं होता है लेकिन ये आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी का अर्थ और ब्लू चिप कंपनी से अंश से अर्थ भी पता चल गया है कि जिन पर ऊंची दर से लाभांश दिया जाता है उन्हें हम ब्लू चिप कंपनी जो अंश हैं उनको हम लोग कहते हैं। लिखा हुआ है लास्ट मतलब 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाभों का नियोजन किया जाता है। लाभों का नियोजन हम लोग किससे करेंगे? लाभों का नियोजन हम लोग किससे करेंगे? हानियों को अपलिखित करने में, मतलब लाभों का नियोजन अगर हम लोग करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हानियों को अपलिखित करने में, हानियों के लिए आयोजन बनाने में, संचयों में हस्तांतरण व लाभांश वितरण में। तो लाभों का नियोजन हम लोग किस लिए करते हैं? लाभ की प्लानिंग हम लोग किस लिए करते हैं? संचयों में हस्तांतरण करने के लिए और लाभांश वितरण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लाभों का नियोजन किया जाता है। तो लाभों का नियोजन किया जाता है संचयों में हस्तांतरण व लाभांश वितरण में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ना चुकाया गया या ना मांगा गया लाभांश हस्तांतरित किया जाता है। ना तो चुकाया गया लाभांश हो ना ही मांगा गया लाभांश हो तो उसे हम लोग किस में हस्तांतरित करेंगे? तो पूंजी संचय में हस्तांतरित करेंगे या फिर लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे या फिर केंद्र सरकार के सामान्य रेवेन्यू खाते में हस्तांतरित करेंगे या फिर अंश पूंजी विवरण में हस्तांतरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर है कि उसे हम लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि लाभांश की ना मांगी गई राशि के संबंध में प्रविष्टि होगी। ना मांगी गई राशि को कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या कहते हैं? अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर लाभांश की ना मांगी गई राशि के संबंध में प्रविष्टि होगी तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो इसका जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर ही बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन ही सही आंसर है। क्यों है? यहाँ पर बैंक डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में रुपए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाभांश की ना मांगी गई राशि के संबंध में प्रविष्टि की बात आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना मांगे गए लाभांश के लिए बैंक में खोला गया पृथक खाता होता है। तो ना मांगे गए लाभांश के लिए बैंक में हम लोग कौन सा खाता खोलते हैं? पृथक मतलब अलग से खाता कौन सा खोलते हैं? तो यहाँ पर बात आती है, अभी क्वेश्चन बताया है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा खाता हम लोग खोलते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए कि हम लोग
बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट खाता हम लोग खोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एंट्रियां हैं, एंट्री भी देखो यहाँ पर देखो कि इस क्वेश्चन में मैंने एंट्री भी लिख कर बताई हैं आप लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाएं, हो सकता है पूछा जाए कि क्रेडिट कौन सा खाता होगा इस संबंध में, तो यहाँ पर ये क्या था, इसको याद रखना है। ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डिटेल है, फुल डिटेल है आप लोगों के लिए। इतनी गहराई में क्वेश्चन बताएं जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, गहराई के क्वेश्चन है, ये बहुत गहराई के क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों से ये पूछा भी ना जाए। ठीक है, और हो सकता है पूछा भी जाए तो पूछा जाएगा तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है। ठीक है, लाभ हानि नियोजन विवरण बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन विवरण जो बनाते हैं, नियोजन हम लोग बनाते किस लिए हैं, लाभ हानि तो पता है हम लोगों को कब बनाते हैं, लेकिन लाभ हानि नियोजन विवरण कब बनाया जाता है, 31 दिसंबर को बनाते हैं, या फिर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि को बनाते हैं, या फिर 30 जून को बनाते हैं, या फिर आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात आती है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो सही आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाभ हानि नियोजन विवरण जो बनाते हैं हम लोग, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि को बनाते हैं 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, जो भी आप लोगों की वर्ष हो। तो वित्तीय वर्ष की बात आती है तो वित्तीय वर्ष कौन सी होती है, 31 मार्च को होती है, अंतिम वर्ष 31 मार्च को होती है, और स्टार्ट कब होती है, वो 1 अप्रैल को शुरू होती है। तो यही हम लोगों की वित्तीय वर्ष होती है। तो 31 मार्च की समाप्ति पर हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग इस तारीख को इसको बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि प्रथम कथन में लिखा हुआ है, प्रथम कथन पूंजीगत हानि को लाभांश घोषित करने से पूर्व अवलिखित करना आवश्यक नहीं है। द्वितीय कथन है कि कंपनी अधिनियम इसे अनिवार्य बताता है। पूंजीगत हानि को लाभांश घोषित करने से पूर्व अवलिखित करना आवश्यक है, ये कथन पहला है, आवश्यक नहीं है। और दूसरा कथन है कि कंपनी अधिनियम इसे अनिवार्य बताता है, ये दूसरा कथन है। अब आप लोगों को यहाँ पर निर्णय लेना है कि दोनों कथन सत्य हैं, या फिर प्रथम कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, या फिर प्रथम दूसरे पर आधारित है, या फिर दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर बात आती है कि पूंजीगत हानि को लाभांश घोषित करने से पूर्व अवलिखित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात आती है, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के लाभों का पूंजीकरण किया जाता है। कंपनी के लाभों का पूंजीकरण किया जाता है बोनस अंश निर्गमन हेतु, बोनस अंश निर्गमन द्वारा, लाभांश घोषणा द्वारा, पूंजीगत संचय बनाकर, या ऐसा संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी के लाभों को पूंजीकरण किया जाता है। तो कंपनी के लाभों को पूंजीकरण इसलिए किया जाता है, पूंजीगत संचय बनाकर उसको किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी डिटेल मैंने आप लोगों को नहीं कराई है, अगर आप लोग कहते हैं तो ये भी डिटेल आप लोगों को मिलेगी, जरूर मिलेगी। जिस प्रकार से हम लोग करते आए हैं उसको मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभिगोपक पर कमीशन क्या होता है, देखो कंपनी लॉ में बहुत डिटेल है, अगर कंपनी लॉ अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कंपनी लॉ को भी आप लोग साथ ही साथ में कुछ बातें कंपनी लॉ की अभी से पढ़ना शुरू करें। कंपनी लॉ को मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ, लेकिन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी कंपनी लॉ को थोड़ा सा डिले करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है MCQ की। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि संचयी अधिमान लाभों, संचयी अधिमान अंशों का लाभांश है। एक दायित्व है, एक हानि है, संदिग्ध दायित्व है, या फिर एक समायोजन है। संचयी मतलब कि स्टोरेज हो जाए जिनके लाभांश, तो एक तरीके से ये क्या माने जाते हैं, तो एक तरीके से ये
हानि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो ये एक तरीके से एक हानि माने जाते हैं, अंशों का लाभांश जो है वो एक हानि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में अंतरिम लाभांश खाता स्थानांतरित किया जाता है। खाता स्थानांतरित किया जाता है, किसमें स्थानांतरित किया जाता है? अंतिम लाभांश खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में, या फिर लाभ हानि समायोजन खाते में, या फिर चिट्ठे में। तो किसमें हम लोग हस्तांतरित करते हैं? अंतरिम लाभांश खाता स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो वर्ष के अंत में अंतरिम लाभांश खाते को हम लोग किसमें हस्तांतरित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन, मतलब लाभ हानि नियोजन खाते में उसको हस्तांतरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोनस अंश निर्गमन की स्थिति में कंपनी अंशों के बदले अंशधारियों को देती है। बोनस अंश निर्गमन की स्थिति में कंपनी अंशों के बदले अंशधारियों को क्या देती है? नए अंश देती है, अंश कूपन देती है, प्रमाण पत्र देती है, या फिर एक वचन एवं नगद भुगतान देती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्या देती है? बोनस अंश निर्गमन की स्थिति में कंपनी अंशों के बदले अंशधारियों को क्या देती है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो अंश कूपन देती है। क्या देती है? अंश कूपन देती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी के पूंजी 16 करोड़, वर्ष 2013 में उसे हानि उठानी पड़ी, अधिकतम वार्षिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक होगा। तो अधिकतम जो है वो पारिश्रमिक पूछा है, कंपनी अधिकतम वार्षिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना होगा? तो 16 करोड़ है कंपनी की पूंजी, उसी वर्ष 2013 में हानि उठानी पड़ी है। तो अधिकतम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक होगा तो वो कितना प्रतिशत होगा या कितने रुपए होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10,50,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर है 10,50,000 रुपये। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि पूंजीगत बोनस की वर्तमान दर, पूंजीगत बोनस की वर्तमान दर कायम न रख पाने का प्रभाव होगा। पूंजीगत बोनस की वर्तमान दर कायम न रखने का प्रभाव क्या होगा? कंपनी को हानि की संभावना बढ़ेगी, अंशों का सट्टा बढ़ेगा, या फिर कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य गिरेगा, या फिर कुछ नहीं होगा। तो पूंजीगत बोनस की वर्तमान दर कायम न रख पाने का प्रभाव क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का जो बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य गिरेगा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंशों पर अभिगोपक कमीशन की दर जो है वो पूछी गई है। अधिकतम दर कितनी होती है? 5% होती है, 10% होती है, 2.5% होती है, या फिर 7.5% होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी कराया हुआ है, 5% होती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ऋण पत्रों की बात करते हैं, ऋण पत्रों पर अभिगोपक कमीशन की दर जो होती है, अभिगोपक कमीशन क्या होता है इसको भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ऋण पत्रों पर अभिगोपक कमीशन की दर होती है 10% होती है, 2.5% होती है, 12% होती है, या फिर 5% होती है। तो ऋण पत्रों पर जो अभिगोपक कमीशन की जो दर है वो अगर हम लोग बात करते हैं तो 2.5% होती है। ये बातें आप लोगों को फैक्चुअल हैं, इनमें हम लोग कोई बातें लिख नहीं सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी।
उसके बाद यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अभिगोपक हो सकता है, कौन हो सकता है अभिगोपक? कंपनी, एक कंपनी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक अभिगोपक हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अभिगोपक कोई इनमें से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अभिगोपन कमीशन है। अभिगोपन कमीशन तो हम लोगों को एक ही बार देना है, तो लेकिन हानि है भैया, क्या है? हानि है और एक ही बार देना है। तो ये कैसी हानि है? पूंजीगत हानि है। तो इसका राइट आंसर है, तो पूंजीगत हानि है, पूंजीगत व्यय है या फिर पूंजीगत हानि है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो क्या है, तो वो पूंजीगत हानि है। ठीक है, तो वो पूंजीगत हानि है, बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लिखा हुआ है कि अभिगोपन है। अभिगोपन क्या है? गारंटी का अनुबंध है, केवल वचन है, क्षतिपूर्ति का अनुबंध है या फिर जोखिम है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? अभिगोपन है। तो अभिगोपन क्या है? अभिगोपन है तो क्या है अभिगोपन? तो अभिगोपन जो है वो एक गारंटी का अनुबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गारंटी का अनुबंध है। और क्या गारंटी है? कंपनी को ये गारंटी दी जाती है अभिगोपक के द्वारा कि भाई हमें आप लोगों के अंश बिचवा दूंगा, मुझे इतना % कमीशन चाहिए, अगर नहीं बेचे तो मैं इन अंशों को खुद खरीदूंगा। ये एक गारंटी का अनुबंध होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक निर्गमन के कितने समय बाद बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? सार्वजनिक निर्गमन के बाद बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, तो वो कितने वर्ष बाद या कितने माह बाद निर्गमित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 12 माह बाद जो है, 12 माह के बाद बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अंशों को देखती है कंपनी, ठीक है, कंपनियों को देखती है कंपनी, ऐसी कौन सी जो संस्था है जो कंपनियों को देखती है? सेबी का आशय पूछा है, सेबी का आशय पूछा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 1 मिनट, इसका सही आंसर पूछा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन भी कराए हैं और कुछ बातें भी आप लोगों को करवाई हैं कि साथ ही साथ में देखो अभिगोपक कमीशन क्या होता है, तो भी ये बातें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऐसे तो आप लोगों को मालूम होंगी, लेकिन ये बातें जो मैंने बताई हैं कि लाभांश क्या है, जैसे ये बात देखो, तो अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये मैंने जो बताई हुई हैं, एक एक बात आप लोगों को बताइए कि बोनस के बारे में, अधिकार अंश क्या होते हैं, तो इनको भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इनके बारे में भी बताने वाला हूं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी बताएं। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी क्लासेस दूंगा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और अगर आप लोग अनसब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट नहीं होता हूँ, डिमोटिवेट होता हूँ। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको, अगर अच्छी लगती क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।